प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार पर, जहां पर हम देते हैं क्वालिटी कंटेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए। आज की जो क्लास है ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब शानदार क्लास आपके लिए बेटा होने वाली, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार टॉपिक जिसमें है 3 ईयर सिग्रीव, मतलब वो कैसे कैसे लड़की बढ़ती है। यहाँ पे हम बताएंगे इसका कि 3 साल में कैसे कैसी चीजें उसके लिए ग्रो की है, और लास्ट में जब वो चीजें चली जाती है उसके पास से छूट के, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे बहुत ही नाराज हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि विलियम वर्ड्स को हम एक नेचर के पोइट के रूप में अच्छे से जानते हैं, तो गाइस इसमें बिना लेट किए आइए हम देखते हैं एक शानदार टॉपिक को, जिसमें पोइट्री का 11th का आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लूसी के बारे में, मतलब लूसी ग्रे। एक ऐसा नाम शायद अगर जिसने पोइट्री बचपन से पढ़ी होगी तो कभी ना कभी नाम जरूर विलियम वर्ड्स का और साथ में लूसी का तो जरूर सुना होगा। तो आइए बेटा लूसी के इस प्यारे से चैप्टर को पढ़ने आ रहे हैं। पहले बच्चों आप देख सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक भाई अंग्रेज तो थे ही, साथ में आप देख सकते हैं इनकी शक्ल भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको इनसे तो प्यार ऐसे हो जाएगा देख के, एक मासूम सा चेहरा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, क्या इनकी कहानी थी, कैसे कैसे चीजें थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 1850, मतलब क्या 1850, मतलब 1770 से 1850 के इनका कार्यकाल रहा है। वन ऑफ इंग्लैंड ग्रेटेस्ट पोइट्स। भैया देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ को किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। कहते कि इंग्लैंड के सबसे महान कवियों में एक थे, वॉज बॉर्न कहां पे, कम्बरलैंड। कहते कि इंग्लैंड के कहां पे, ये कम्बरलैंड के बेटा लेक डिस्ट्रिक्ट में क्या हुए थे बेटा, एजुकेटेड हुए थे कैम्ब्रिज के स्कूल में। मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड के महानतम कवियों में विलियम वर्ड्स का नाम क्या था बेटा, शुमार था। इनका जन्म क्या हुआ था, तो इनका जन्म बेटा लेक डिस्ट्रिक्ट के, कहां के, लेक डिस्ट्रिक्ट के कहा, कम्बरलैंड में हुआ था। और इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। कहते हैं कि इंग्लिश रोमांटिक पोइट में ये सबसे पहले और महान कवि थे। ही रेबल्ड अगेंस्ट द ट्रेडिशनल, इन्होंने विरोध किया। मतलब ये कहने का तात्पर्य यहां पे है कि जिसमें बेटा ये कवि, मतलब ये कविता कर रहे थे, तो उस समय क्या था, आम भाषा का पक्ष लेते हुए इन्होंने क्या किया था कि जो पारंपरिक भाषा थी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज था, इन्होंने इसका बहुत खुल के विरोध किया। इन्होंने कहा कि भैया अपनी आम भाषा में कविताएं करिए ना, आप क्यों सहारा लेते हैं ऐसे कृत्रिम भाषाओं का, ऐसे आर्टिफिशियल लैंग्वेज का। हालांकि सुंदरता तो बढ़ जाती है, लेकिन दिक्कतें बहुत आती है उस चीज को समझने में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बेटा क्या थी, ये एक शानदार इनका एक ये स्टेटमेंट था इन फेवर ऑफ मोर नेचुरल लैंग्वेज। और ये सबसे ज्यादा किसके फेवर में थे, ये सबसे ज्यादा जो हमारी जो मातृभाषा थी, उस हमारी तो हिंदी है, ठीक है, उनकी जो मातृभाषा थी उसके फेवर में थे कि भैया देखो अंग्रेजी में भी बहुत प्रकार की अंग्रेजी आती है, हिंदी में भी बहुत हिंदी आती है। ठीक है, with lyrical ballads, 1798, a collection of poems written jointly with S.T. Coleridge, he initiated the romantic movement in English. राइटर क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं कि एसटी कॉलेज के साथ इन्होंने क्या किया, मुख्य रूप से या साथ में लिखे गए बेटा इनकी एक कविता थी क्या, लिरिकल बैलेट्स, जो कि 1798 में लिखी गई थी। और क्या हुआ, ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन इंग्लिश पोएट्री बोथ थॉट एंड स्टाइल। कहते हैं कि इन दोनों के संयुक्त से क्या हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश में क्या हुआ, कहां पे बेटा, ब्रिटिश पोएट्री में क्या हुआ, इंग्लिश पोएट्री में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक बहुत बड़ा क्या हुआ, बदलाव आया। ठीक है, आइए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं आगे से। इसमें क्या है, और 1805 में क्या होता है कि वर्ड्सवर्थ पब्लिश हिज मास्टरपीस। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इन्होंने प्रस्तुत की, इन्होंने छुपा के रखा था, इन्होंने छुपा के रखा था अपनी एक मास्टरपीस को, इन्होंने अपने एक मास्टरपीस को छुपा के रखा। तो 1805 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको क्या कर दिया बेटा, पब्लिश कर दिया। और क्या हुआ, द लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, इनकी एक लंबी आत्मकथा, इनकी एक लंबी आत्मकथा द प्रिल्यूड, क्या, द प्रिल्यूड, इन्होंने क्या किया बेटा, उसको प्रकाशित किया। फेम एंड प्रॉस्पेरिटी केम स्लोली बट ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ। राइटर क्या कहते हैं, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी, कहते कि नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा सब कुछ आया, लेकिन कैसे आया, धीरे धीरे आया। बट ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने कभी भी एक कवि के रूप में कभी भी अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोया। वो क्या हुए, वो लगातार काम करते रहे। एंड हिज इमोरलिटी एज अ पोएट, और वो अनश्वरता के साथ, मतलब एक लगातार एक तारतम्यता के साथ क्या हुआ, एक पोएट के साथ वो लगे रहे। ही बिकेम द पोएट, क्या,
लॉर्केट इन 1843। राइटर कहता है कि 1843 में क्या होता है बेटा, वो एक राज कवि बनते हैं। क्या होते हैं? लॉरेट का मतलब होता है क्या? लॉरिकेट का मतलब होता है वह एक राज कवि बनते हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज पोएट्री आर द ब्यूटी एंड मास्टरी ऑफ नेचर। राइटर क्या कहता है? कहते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएट्री आर द ब्यूटी एंड मास्टरी ऑफ नेचर। कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के ऊपर इनकी सुंदरता और इनकी जो मास्टरी थी वास्तव में वो ज्यादा काबिल तारीफ थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मिस्ट्री थी ऑफ नेचर, मतलब जो प्रकृति की जो रहस्यता थी, उसको इन्होंने अपनी पोएट्री में बहुत ही मुख्य धारा से जोड़ते हुए चीजों को क्या किया है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। द इनिशिएट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड द मैन। कहते हैं कि द इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब जानते हैं ना आप लोग? इंटीमेट का मतलब होता है एक अजीब सा जो एक रिश्ता होता है, एक अजीब सा रिश्ता किसके? नेचर और किसके बीच में? इंसान के बीच में। मतलब इंसान और व्यक्ति की, सॉरी, व्यक्ति और नेचर के बीच में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत क्या किया है, एक सौंदर्य चरित्र वर्णन किया है। एंड द लाइफ्स ऑफ द सिंपल रस्टिक्स, और उन्होंने एक सुंदर और एक सरल सुदृढ़ शब्दों में क्या किया है, अपनी चीजों को प्रस्तुत किया है। तात्पर्य यह है कि मतलब एक साधारण, एक आम, एक अंतरंग संबंध को उन्होंने क्या किया बेटा, अपनी इस कविता में दिखाया हुआ है। He usually looks upon nature as a teacher as it does in the Three Years Tigrew, which forms the celebrated series of the Lucky Poems। कहते हैं कि इन्होंने अपनी पोएम में क्या दिखाया, इन्होंने अपनी पोएम में ये दिखाया है कि लूसी को किस प्रकार से वो 3 साल तक एक प्रकृति गोद में पालते हैं, लास्ट में जब वो मर जाती है तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो वैसे भी इनको एक प्रकृति के कवि के रूप में जाना गया, जैसा कि आप सबको पता है, हमको भी पता है। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है, कहते कि 3 years she grew in silence। राइटर कहता है कि जो लूसी है बेटा, क्या है, जो लूसी है वो क्या करती है, वह 3 साल तक, वह 3 वर्षों तक बड़ी हुई, मतलब वो 3 साल तक प्रकृति की गोद में क्या होता है, वो बड़ी होती है। सन एंड शावर का मतलब होता है धूप में, फुहारों में, मतलब चाहे गर्मी, सर्दी, बरसात, सारे मौसमों में क्या हुई, 3 साल तक लूसी प्रकृति की गोद में बड़ी होती है। देन नेचर से, तब नेचर ने कहा, यहां पे क्या, यहां पे थोड़ा सा पर्सोनिफाइड किया गया है नेचर को, मतलब यहाँ पे नेचर को बोलता हुआ दिखाया गया, क्योंकि ये नेचर कवि थे तो इन्होंने नेचर को बुलवाया है। तो प्रकृति क्या बोलती है, प्रकृति को यहाँ पे इन्होंने खुद से ले लिया अगर देखा जाए। द नेचर सेड, नेचर कहता है, अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर सोन, कि इतना प्यारा फूल आज तक इस पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं हुआ। वास्तव में इतनी सुंदर लड़की आज तक इस पृथ्वी पर कभी नहीं जन्मी। दिस चाइल्ड आई माइट टू सेल्फ विथ मेक अ लेडी ऑफ माय ओन। कहते कि इस बच्ची के साथ, जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी तो क्या करूंगा, यह मेरी बच्ची होगी और इसे मैं क्या बनूंगा, मैं इसे अपनी पसंदीदा क्या बनाऊंगा, औरत बनाऊंगा, और इसे क्या करूंगा, मैं अपनी गोद में ले लूंगा। तो यहां पे ये बताते हैं कि जब 3 साल तक ये प्रकृति, मतलब एक लड़की है लूसी तो 3 साल तक जंगलों में रहती है, उसको प्रकृति ने पाला है। तो यहाँ पे प्रकृति अपने आप को ये वर्ड्स समझ रहा है कि मैंने उसको पाला हुआ है। बात को समझिएगा, ठीक है। आगे कहता है, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग टू बोथ लॉ एंड इम्पल्सेस। राइटर कहता है प्रकृति क्या चाहता है, प्रकृति चाहता है कि यह जो होगी, यह तो मेरी बेटी होगी या मेरी ये डार्लिंग होगी, बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन। राइटर क्या कहता है, राइटर कहता है कि वास्तव में लॉ एंड इम्पल्स का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है हमारा, कहता है कि माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग, या तो मेरी पत्नी होगी, और साथ में क्या होगा, बोथ लॉ एंड इम्पल्स, मैं इसे क्या सिखाऊंगा, मैं इसे नियम और कानून सिखाऊंगा, और यह मेरे साथ द गर्ल, यह लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, चाहे चट्टान हो चाहे मैदान हो, इन अर्थ एंड हेवन, पृथ्वी हो चाहे स्वर्ग हो, इन ग्लेड एंड रावर्स, चाहे वो कुंज, कुंज की गलियां आपने सुना होगा, चाहे वो कुंज हो चाहे वो बावड़ियां हो, ठीक है, सेल्फ फिल एंड ओवर सीन पावर द कैंडल ऑफ स्टैंड। राइटर क्या कहता है, कहता है कि वास्तव में आकाश में, जंगल में, खुले स्थानों पर, पेड़ों के बीच, जंगलों के बीच, बावड़ियों के बीच, तालाबों के बीच, हर जगहों पर जो लूसी है वो क्या कर सकेगी, लूसी अपने आप पर नियंत्रण रख सकेगी। उसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर किसका, उसके ऊपर आचरण पर नियंत्रण होगा। प्रकृति उसे समझाएगी कैसे चलना है, कैसे टहलना है, कैसे बोलना है, और साथ में द केल्डर और स्ट्रेन, राइटर कहता है कि और प्रकृति उससे गलत काम करने से रोकेगी। मतलब प्रकृति ये चाहती है कि जो लूसी होगी वो क्या होगी, वो एक नियमों और कानूनों में बंधी होगी, और वह वो जंगल पर, चट्टान पर, पहाड़ों पर, नदियों में, तालाबों पर, हर जगह घूम सकेगी। उसे पता होगा कि मेरे दायरे क्या हैं, उसे पता होगा कि मेरे कानून क्या है, क्योंकि प्रकृति उसे क्या करेगी, पूरी तरीके से क्या करेगी, अपने आप नियंत्रण में रखेगी, और उसे गलत काम करने से क्या करेगी, रोकेगी। She shall be sportive as the fawn। राइटर कहता है कि वह हिरन के बच्चे के जैसे क्या होगी, वह हिरन के बच्चे के जैसे चंचल होगी, उसके अंदर चंचलता बहुत ज्यादा होगा। डेल्ट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। राइटर क्या कहता है कि जो हिरन की जो छोटी बच्ची होती है, स्पॉटिव होता है, फॉन, फॉन,
वो जिसे उछलती कूदती है छोटी सी हिरन की बच्ची, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ही लूसी क्या होगी, लूसी भी हिरन के बच्चे के जैसे क्या करेगी, वह इधर उधर कूदती रहेगी और जो क्या करेगी, डेट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस, जो क्या होगी, अपने उसी उछल कूद के द्वारा जंगल से जंगल, पहाड़ों पर, पर्वतों पर, और क्या मतलब यहाँ पे माउंटेन स्प्रिंग्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ों पर, मैदानों पर उछलती कूदती रहेगी और उनके ऊपर वो चढ़ती कूदती नजर आएगी। एंड हर साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इंसेंस थिंग्स, राइटर कहता है, और वह शांत कैसे होगी, मतलब उसके अंदर जो गंभीरता होगी, जिस प्रकार से एक पहाड़ खड़ा होता है उसके अंदर गंभीरता होती है, जिस प्रकार से एक पर्वत खड़ा होता है उसके अंदर स्थिरता होती है, वो शांत होता है, उसी प्रकार से लूसी के अंदर क्या होगा, लूसी के अंदर जो गंभीरता होगी, पहाड़ और पर्वत उसे गंभीरता सिखाएंगे, मतलब जानवरों से चलना सीखेगी, बात को समझिएगा, बादलों के जैसे हवा में उड़ना सीखेगी, बात को समझिएगा, मतलब वो नेचर क्या कर रहा है, इसको पूरी तरीके से क्या कर रहा है, पूरी तरीके से इसको मॉडिफाइड कर रहा है कि हाँ वास्तव में जो प्रकृति एक अपना मैन्युफैक्चरिंग देगा वास्तव में देखने लायक होगा। तो राइटर यहाँ पे ये समझाना चाहता है कि लूसी एक हिरन की जो बच्ची छोटी सी होती है, जो बच्चा होता है हिरन का, उसके जैसे चुलबुल होगी, चुलबुल का मतलब क्या, उसके जैसे हवा में, मतलब सारी जमीन पर, पर्वतों पर, मैदानों पर कूदती नजर आएगी, साथ में क्या होगा, उसके अंदर जो गंभीरता होगी ना, जैसे जिस प्रकार से प्रकृति शांत है, स्थिर है, पर्वत और पहाड़ शांत है, स्थिर, उसी प्रकार से लूसी भी क्या होगी, अंदर से बहुत ही क्या, अडिग और शांत रहेगी। ठीक है, आगे आएगा, द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट शैल लेंड टू हर, राइट, क्या जो उड़ते हुए बादल है, इस मतलब फ्लोटिंग क्लाउड्स का मतलब है जो उड़ते हुए बादल है, क्या करेंगे, उसे शालीनता, शालीनता का मतलब उसे झुकना, झुकने का मतलब क्या, उसे शालीनता सिखाएंगे कि किस प्रकार से शालीन रहना चाहिए। एंड फॉर द विलो विंड, विलो का मतलब था सरपत, आपने गांव में सरपत देखा होगा, जो सरपत के वृक्ष होंगे उसे क्या सिखाएंगे, उसे झुकना सिखाएंगे, झुकने का मतलब किस तरीके से विनम्र होना है, मतलब उड़ते हुए बादल उसे शालीनता सिखाएंगे। और जो यहाँ पे साहतूत भले लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होता है विलो का मतलब होता है जो सरपत का वृक्ष होता है, जो सरपत के वृक्ष होंगे उसे विनम्र होना सिखाएंगे, किस प्रकार से झुका जाता है, किस तरीके से लोगों के सामने क्या होता है, अपने अच्छा आचरण प्रस्तुत किया जाता है, और हमेशा थोड़ा सा झुकाव सिखाएंगे कि शालीन कैसे रहना है, विनम्र कैसे रहना है। Nor shall she fail to see even the motion of the storm grace that shall mold of the maidens from by silent sympathy, राइटर क्या कहता है, ताकि उसका शरीर लचीला बन जाए, और साथ में क्या होगा, और उससे क्या होगा, अगर उसका शरीर लचीला रहेगा तो तेज आंधी में भी क्या होगा, उसका आंधी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो लचीली वस्तुएं होती हैं हमेशा उसको आंधी क्या करती है, क्रॉस करके चली जाती है, जो स्टेट होता है वो झुक दिया जाता है। तो यहाँ पर राइटर यही कह रहा है कि उसका शरीर लचीला बन जाए, जिससे कि वह क्या हो, तेज आंधी में भी चीजों को देख सके, अगर वो सीधे खड़ी रहेगी अकड़ में तो वो क्या होगी, वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे ये तुलना है, यहाँ पे क्या है, ये राइटर की परिकल्पना है, और साथ में क्या है, इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पे है डैड शैल मोल्ड द बैडेंस फ्रॉम बाई साइलेंट सिंपैथी, और इस प्रकार से क्या होगा, वह मेरे साथ रहते रहते क्या होगा, सभी प्रकार के गुणों को क्या कर सकेगी, अपने अंदर अडॉप्ट कर सकेगी, साथ में वो क्या होगी, वह साथ में हमारे साथ रहते रहते सिंपैथी को सीख सकेगी, साथ में क्या होगा, साइलेंट सिंपैथी का मतलब हो गया उसके अंदर शांत रहने का गुण भी आ जाएगा। ठीक है बेटे, आइए आगे देखते हैं। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, राइटर कहता है कि आंधी रात की टिमटिमाती जो तारे होंगे उसको प्रिय होंगे, मतलब आधी रात की जो टिमटिमाती तारे होंगे उसे बहुत पसंद आएंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर इन मेनी सीक्रेट प्लेस वेयर द रेवलर्स डांस एंड द वेवयार्ड राउंड, राइटर कहता है कि द स्टार्स ऑफ मिडनाइट जो आंधी रात के तारे होते हैं क्या होंगे, उसे प्रिय होंगे, मतलब जो आधी रात में तारे टिमटिमाते रहेंगे उसको अच्छे लगेंगे, साथ में She shall lead her ear in many secret place, साथ में वो अपने कानों को ऐसे बहुत सारे जो गुप्त जगहें होंगी उनको वहां पे ले जाएंगी, जहां पर क्या कर सकेगी बेटा, वो जहां पर वेयर रेवलेट्स डांस दियर वेवयार्ड राउंड, जहां पे छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, मतलब क्या है, जहां पे छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं अपने रास्तों से गुजरती, तो उसमें जो कलछल छन 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 की आवाज आती है, उन आवाजों को वो सुन सकेगी। एंड ब्यूटी बॉन्ड मर्मरिंग दैट शैल पास इनटू हर फेस, और क्या होगा बेटा, और यहाँ पे राइटर कहता है क्या, और जो झरने की जो कलकल करती हुई जो आवाज होंगी ना, उससे जो सुंदरता निकलेगी, उससे जो ध्वनि निकलेगी ना, जब उसके चेहरे को छूते हुए वो ध्वनियां वो जाएंगी ना, उससे चेहरे का निर्माण होगा।
कवि की कल्पना देखिएगा। राइटर क्या कहता है, कहता है कि ये क्या करेगी, इसको रात के तारे टिमटिमाते हुए पसंद आएंगे, साथ में ये ऐसे बहुत सारे जो गुप्त जगहें होंगी उन छुपे हुए स्थानों के बारे में अपने काम को लेंगे, मतलब उन गुप्त स्थानों की आवाजों को भी सुनेगी, उसके सारे राज को देखेगी, साथ में छोटे जो झरने बहते हुए होते हैं उनसे जो कलछल छनछन की जो आवाजें निकलती हैं, जब वो उसको सुनेगी ना तो उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी उससे उसके चेहरे का निर्माण होगा। तो राइटर यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब किस तरीके से लूसी का निर्माण होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लूसी को देख सकते हैं, कितनी प्यारी सी बच्ची है, ठीक है, कितनी प्यारी सी बच्ची है। तो ऐसे कि लूसी के क्या बेटा, लूसी की यहाँ पे कल्पना की गई कि वास्तव में लूसी का जो समय होगा वो कैसा था, वो कैसी दिखने में रही होगी। ठीक है बेटे, चलो बेटा देख लेते हैं। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट हर वर्जिन बॉजम स्वेल। लूसी को निर्देश दिया जाएगा क्या, कि बेटा उसके जो चारों ओर जो खुशियां होंगी ना वो इतनी शक्तिशाली से अनुभव कर सकेंगी जिससे कि उसका हृदय खुशी से भर जाएगा और वो बड़ी हो जाएगी और प्रकृति उसे विचारों से भर देगी। मतलब क्या है, एंड द वाइटल फीलिंग, जो चतुर्मुखी जो विकास होंगी, जो फीलिंग्स होंगी और डिलाइट सेल रियर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट, उसे क्या करेंगे, उसे आकार प्रदान करेंगे, हर वर्जिन बॉजम स्वेल, और उसके शरीर में क्या आएगा, एक एक फुलाव आएगा, उसका शरीर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, मतलब उसका शरीर सुडौल होगा। सच थॉट्स, ऐसे ही विचार, टू लूसी आई विल गिव, मैं लूसी को दूंगा, वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डे, जहां पर मैं और लूसी क्या होंगे, साथ साथ क्या रहेंगे, एक साथ दोनों लोग साथ रहेंगे। तो राइटर यहाँ पे ये कहता है, मतलब लूसी क्या करता है, लूसी को प्रकृति बताता है कि जिस तरीके से वो धीरे धीरे बड़ी होंगी ना तो उसके क्या होंगी बेटा, उसके अंदर क्या होंगी, उसके चारों ओर सिर्फ खुशियां खुशियां होंगी, उसका शरीर शक्तिशाली अनुभव करेगा, उसके शरीर में फुलाव का मतलब होता है कि अब उसके हाथ पांव चौड़े होने लगेंगे, उसका मुंह बड़ा होने लगेगा, ठीक है, अब उसका शरीर क्या होगा, अब वो एक वयस्क महिला के रूप में धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब वो एक परफेक्ट लेडी बन जाएगी तो हम लोग साथ रहेंगे। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ की यहाँ पे कल्पना है बेटा लास्ट पर। इस प्रकार नेचर स्पीक, यहाँ पे प्रकृति कहता है कि द वर्क हैज डन, अब पूरा काम हो चुका है, मतलब अब लूसी को, जिस तरीके से हमने सोचा था कि लूसी हमारी ऐसी होगी, अब लूसी को बनाने का पूरा काम हो चुका है। हाउ सून माई लूसी रेयर वॉज रन, सी डाइड एंड लाइफ टू मी। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे लूसी क्या होगी, अब मेरे जो लूसी है, राइटर अभी कहता है कि प्रकृति ने अपना काम वैसे किया जैसे सोचा था, जैसे वो चाहता था कि लूसी का निर्माण ऐसे मैं करूंगा, सेम लूसी को उसने प्रकृति के माध्यम से सारी चीजें सिखा दी है। परंतु दुख की बात क्या है, लूसी लेफ्ट टू मी इन दिस हेट, कहता है कि लूसी ने मुझे इस निर्जन स्थान पर छोड़ के चली गई। हाय, मैं क्या करूंगा, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, कहता है कि वास्तव जो मेरे पास एक याद थी अब उसी यादों के सहारे में रहूंगा। यह एक शांत और एक क्या है, एक शांत स्मृति है जो सदैव मेरे साथ बनी रहेगी। मतलब यहां पे राइटर ये बताना चाहता है कि जैसा मैंने सोचा था लूसी के बारे में, लूसी तो ऐसे बन गई है, लेकिन एक एक लूसी मुझे छोड़ के चली गई, मतलब क्या होता है, लूसी मर गई, और जब यहाँ पे बेटा लूसी मर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, राइटर पगला जाता है, कहता कि हे ये क्या हो गया, अब मैं लूसी के बिना कैसे रह पाऊंगा, लूसी तो मुझे छोड़ के चली गई है, वास्तव में अब इस स्मृति में, इस सुनसान स्थानों पर मैं अकेला रहूंगा, अब मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ मेरे साथ उसकी एक यादें रहेंगी और यादें हमेशा के लिए वो बनी रहेंगी मेरे साथ में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कितनी प्यारी सी कविता थी, आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा होगा। प्लीज एक बार बेटा सारे बच्चे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करके जाना कैसी लगी वो क्लास। तो लूसी के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ की एक छोटी सी कल्पना थी, आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलूंगा अगले एक ऐसे शानदार सेशन में, तब तक के लिए आप सभी जरूर देखिए सारी वीडियोस को। इसमें 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आपके पास है, इसमें बहुत सारे आपकी ग्रामर की वीडियोस भी पड़ी हुई आप देख सकते हैं, साथ में आप पोइट्री के 1 to 6 चैप्टर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबके पूरी पूरी लिस्टिंग करा दी आपके लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलूंगा ऐसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शानदार, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।